सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये लेसन एकेडमिक इंटरेस्ट का ज्यादा है, थ्योरेटिकल ज्यादा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, स्कूल और कॉलेज में जो लोग ग्रामर को पढ़ते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक टर्म से, जिनका हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। सबसे पहले लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, फिर फ्रेज, फिर क्लॉज। ये कुछ टर्म हम देखेंगे, हालांकि मोटे तौर पे हमें आइडिया है इनका। इसके अलावा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इन शब्दों का प्रयोग भी थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच पे मैंने वीडियो बनाई थी उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन चारों के बारे में बताया था, पर वो बहुत एलिमेंट्री था, वो जस्ट आइडिया देने के लिए था। इसमें इसको और थोड़ा आगे पढ़ेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी सबसे पहली जो वीडियो बनी थी सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, जिसका नाम हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया था, उसमें जिक्र किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। वो आपको पता ही होगा, फिर भी उसको थोड़ा सा दोहराएंगे क्योंकि इसका यूज होगा, और ये तो हम करेंगे ही आज। देखिए, किसी भी भाषा में सबसे जो छोटी यूनिट होती है राइटिंग में, उसको हम लेटर कहते हैं, और जो हिंदी है, हिंदी में उसको हम वर्ण बोलते हैं। जो पूरे वर्णों को एक जगह रखते हैं उसको वर्णमाला जैसे हिंदी में बोलते हैं। अंग्रेजी में सभी लेटर्स को ABCD Z तक ये लेटर्स हैं। इन सब को जब हम इकट्ठा एक जगह रख दें तो वो जो समूह बन जाता है उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। जब आगे हम राइटिंग करने लगते हैं, लेटर्स को सीखने के बाद हम वर्ड्स को बनाते हैं, और जो वर्ड बनते हैं वो एक ही लेटर से भी एक वर्ड बन सकता है। जैसे आई, आपको पता ही होगा, आई का मतलब मैं जो होता है, एक ही लेटर है और ये वर्ड भी है। इसी तरह से ए का मतलब एक भी होता है, और ये एक लेटर भी है। तो ये सिंगल लेटर वर्ड है, एक ही लेटर से बने हुए वर्ड है। माई, ये एक ऐसा वर्ड है जो दो लेटर से मिलकर बना हुआ है, M और Y से। इसी तरह से बहुत सारे लेटर्स को जोड़ के हम वर्ड बनाते हैं, और डिक्शनरी में जो सबसे लंबा वर्ड है वो 45 लेटर्स का है, 45 लेटर्स।
उसको मैं यहां पूरा लिखने की तो जरूरत नहीं समझता, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो वर्ड्स बनते हैं वो लेटर से मिलके बनते हैं और वर्ड का एक मीनिंग होता है। लेटर का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, वो एसेंशियल जरूर है राइटिंग के लिए। वर्ड बनते ही उसका एक मीनिंग निकलता है। कई बार क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उस जो ग्रुप वो जो बनता है उसका अपना एक अर्थ होता है। और जब रिलेटेड वर्ड्स का ग्रुप ऐसा हो कि उसका कोई मीनिंग निकले अपना, और उसमें वर्ब और उस वर्ब का सब्जेक्ट ना हो, तो उसको फ्रेज बोलते हैं। जैसे ऑन द टॉप, इसका मीनिंग है दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा ये वर्ड भी हैं, इसका एक अर्थ भी है, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, इसलिए ये एक फ्रेज है। जब दो या दो से अधिक वर्ड्स मिले, उनका कुछ अर्थ हो, चाहे वो पूरा ना हो, पूरा भी हो या पूरा ना भी हो, पर उसका कुछ अर्थ हो, उसमें एक वर्ब भी हो और उस वर्ब का सब्जेक्ट भी हो, उसको क्लॉज बोलते हैं। जैसे ही wept, वर्ब wept, इसका सब्जेक्ट ही। ये आगे भी हो सकता है, ही wept bitterly, और भी हो सकते हैं क्लॉज में, पर मिनिमम क्लॉज में जो होने चाहिए वो एक वर्ब और उसका सब्जेक्ट होने जरूरी है। अब सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है? ऐसा वर्ड जो या तो किसी स्थिति को बताए या किसी एक्शन को बताए, उसको वर्ब कहते हैं। हिंदी के वाक्य में इसकी पहचान यह होती है कि जो मौलिक क्रिया होती है, मौलिक वर्ब होती है, उसके अंत में ना मिलेगा। जैसे ये वर्ड है वेप्ट, इसकी जो मौलिक वर्ब है वो वीप है, WEEP। वीप को हिंदी में रोना बोलते हैं, और रोना में एंड में ना है, तो ये क्रिया है। अंग्रेजी में इसको वर्ब बोलते हैं। तो ये क्रिया हुई, वर्ब हुई। वर्ब की कौन सी फॉर्म हो ये मायने नहीं रखता, पर वर्ब होनी चाहिए। और वो एक्शन किसने किया है वो उस वर्ब का सब्जेक्ट होता है। रोया कौन? वह है। तो ये जो ही है ये सब्जेक्ट हुआ। तो हमने क्लॉज भी किया, वर्ड भी किया, लेटर किया, फ्रेज किया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो काम को करता है, उस काम का असर जिस पे पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे उसने मुझे मारा, काम मारना किया किसने? उसने। उसके इस एक्शन का असर किस पे पड़ा? मुझ पे। तो जो मैं हुआ
या मुझे हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। मुझे लगता है कि ये अब आप लोगों को ये बेसिक टर्म्स इतनी समझ आ गई होंगी। अब देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये क्या होते हैं? जब हम किसी भाषा को लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें विभिन्न तरह के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। क्रिया हमने अभी किया, उसके अलावा उसमें जो नाउन होता है उसकी पहचान ये है कि नाउन किसी का नाम होता है, किसी वस्तु, कोई वस्तु हो सकती है, कोई भाव हो सकता है, अंग्रेजी में जिसको संज्ञा कहते हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज हो सकती है, यानी जो चीज दिखाई ही ना दे, जिसको सिर्फ, जिसके बारे में सोचा जा सके, कोई भी चीज वो नाउन है। जैसे राम, श्याम, मोहन, पानीपत, सोनीपत, मुजफ्फरनगर, त्रिवेंद्रम, व्यक्तियों के नाम हुए, शहरों के नाम हुए, चीजों के नाम हो सकते हैं, घड़ी, पंखा, बल्ब। जानवरों की जातियों के नाम हो सकते हैं, जैसे भैंस, गाय, शेर, चीता। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट चीजें जैसे गुस्सा, खुशी, दुख, विषाद, ये सब भी नाउन है। नाउन को हमें बार बार ना लिखना पड़े, जैसे मोहन कल दिल्ली गया, मोहन बस से दिल्ली गया, मोहन वहां जाकर होटल में रुका, तो ये हम बार बार जो मोहन कह रहे हैं, इसकी जगह हम ये कहते हैं, एक बार मोहन बोल के उसके बाद मोहन की जगह वह का इस्तेमाल करते हैं। मोहन कल दिल्ली गया, वह बस से दिल्ली गया, वह वहां जाकर होटल में रुका। तो ये जो वह शब्द है ये प्रोनाउन है। अंग्रेजी में इसको जैसे ही, सी, इट, दे, देयर, देम, आई, वी, अस, और, ये सब प्रोनाउन है। एडजेक्टिव, कई बार हम नाउन को जब बताते हैं तो उसके साथ में नाउन की किसी क्वालिटी को भी बताते हैं, नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो सब जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं ग्रामर के हिसाब से। जैसे घोड़ा, घोड़ा हमने कहा तो घोड़ा एक चीज का नाम है, घोड़ा एक नाउन है। लाल घोड़ा, तो ये जो लाल है ये घोड़े के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये जो लाल है ये एडजेक्टिव है। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द होते हैं इनको एडजेक्टिव बोलते हैं, हिंदी में इनको विशेषण बोलते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में भी हो सकती है, प्रोनाउन के बारे में भी हो सकती है। अब एडवर्ब, जो शब्द वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो एडवर्ब। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव के बारे में भी हो सकती है और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन एडवर्ब के बारे में भी हो सकती है। तो
जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब इन तीनों के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो एडवर्ब। ये हमने बेसिक चीजें की। अब हम देखते हैं कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। पहले देखिए नाउन का यूज देखिए, आप उससे आइडिया लगेगा। जैसे आई saw a copper knife. ये नाइफ चाकू, चाकू के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये वर्ड हुआ। कॉपर का नाइफ तो ये एडजेक्टिव हुआ। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई सॉ ए नाइफ ऑफ कॉपर। यहां पर ये जो ऑफ कॉपर है इसका एक मीनिंग है, ये एक शब्दों का समूह है और इसमें वर्ब नहीं है और वर्ब का सब्जेक्ट भी नहीं है। वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा। और हमने बताया था कि जब कुछ वर्ड्स मिलके ऐसा समूह बनाए जिसका अर्थ तो हो लेकिन उसमें वर्ब नहीं हो, उस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो, तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो ये हमारा एक फ्रेज हुआ। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई सॉ ए नाइफ दैट इज मेड ऑफ कॉपर। I saw a knife, कौन सा नाइफ, that is made of copper। ये जो ग्रुप हुआ वर्ड्स का, ये इस नाइफ के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब ये इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब काम तो एडजेक्टिव का कर रहा है लेकिन ये एक क्लॉज भी है, ये एक वर्ड नहीं है। यहां पर ये एक वर्ड था इसलिए हमने इसको सिर्फ एडजेक्टिव बोला। यहां पर ये फ्रेज था इसलिए इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। यहां पर ये एक क्लॉज है क्योंकि इसमें वर्ब भी है और इसका सब्जेक्ट भी है, इसलिए ये क्लॉज हुआ और इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। देखा कितना सिंपल है, लेकिन समझ में आने पे ही सिंपल है, नहीं तो आप टर्म्स में ही गायब हो जाएंगे। फिर देखें, आई सॉ ए कॉपर नाइफ। नाइफ एक नाउन है, एक चीज का नाम है। कॉपर इस नाइफ के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड, इसलिए ये एडजेक्टिव है। क्योंकि ये एक ही वर्ड है तो इसको हम सिर्फ एडजेक्टिव लिखेंगे। इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखे, आई सॉ ए नाइफ ऑफ कॉपर,
ये जो ऑफ कॉपर है ये इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें ना वर्ब है ना उसका सब्जेक्ट है, तो इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। आई सॉ ए नाइफ दैट इज मेड ऑफ कॉपर, दैट इज मेड ऑफ कॉपर, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो नाइफ के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक वर्ब है, इस वर्ब का एक सब्जेक्ट है, इसलिए ये क्लॉज है, और क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब देखिए क्लास लगी हुई है, एक स्टूडेंट आते हैं, नए हैं, नया नया एडमिशन कराया है कोचिंग लेने के लिए, मैं क्लास ले रहा हूं, मैं कहता हूं कि बैठ जाइए। अब उनको नहीं पता है कि इन स्टूडेंट्स को किस तरीके से बिठाया गया है, हर एक की अपनी कोई सीट है या कहीं भी बैठ जाए, उनको पता नहीं है। तो वो मेरे से पूछते हैं कि सर कहां बैठूं, तो मैं उनको कहूंगा कि आप कहीं भी बैठ जाएं, क्योंकि ईयर मार्क नहीं है सीट। तो मैं उनको बोलूंगा प्लीज सिट एनीवेयर। सिट तो एक वर्ब है, बैठ जाइए। अब कहां बैठ जाइए, ये बैठने को स्पेसिफाई करेगा, बैठने की क्वालिटी बताएगा, बैठने का स्थान बताएगा, बैठने के बारे में एडिशनल सूचना देगा। तो एनीवेयर इसके लिए, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कहीं भी बैठ जाएं, तो ये एडवर्ब है। क्योंकि ये वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में और एडवर्ब इटसेल्फ के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है जिस वर्ड से, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो एनीवेयर इसमें एडवर्ब हुआ। अब इसी सेंटेंस को ऐसे भी हम कह सकते हैं, प्लीज सिट इन एनी चेयर। आप किसी भी कुर्सी पे बैठ जाए। अब ये जो इन एनी चेयर है, ये सिट के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ना कोई वर्ब है ना कोई सब्जेक्ट है, इसलिए ये फ्रेज हुआ। क्योंकि ये फ्रेज वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हुआ। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, प्लीज सिट wherever you wish। अब ये जो wherever you wish है कि कहीं भी आप बैठ जाओ, ये सिट के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें एक वर्ब है, उस वर्ब का एक सब्जेक्ट भी है, इसका मतलब ये एक क्लॉज है। और ये क्लॉज क्योंकि वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडवर्बियल क्लॉज है। तो ये एडवर्बियल क्लॉज है। और मोटे तौर पे
एडवर्बियल क्लॉज को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे पता लगे? एक तरीका ये भी है कि जैसे आपने वो गाना सुना होगा ना, किसी फिल्म में है शायद, वो मुझे याद नहीं है, फिल्मों का ज्यादा पता, पर गाना जरूर मेरे कानों में कभी कभी वो आया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। तो ये क्या तो दोनों में आएगा, नाउन भी हो सकता है, बट कैसे हुआ, कहां हुआ, तो ये हुआ तो कॉमन है, बट ये कैसे, कहां, कब, ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्बियल क्लॉज में आते हैं। ये मैंने इनको यहां लिखा भी है, ये देखिए। इनके अलावा भी हो सकते हैं, पर मेनली ये होते हैं कि कोई घटना कहां हुई, कोई वर्ब, किसी वर्ब के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे कि वो कहां हुई, कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, तो ये एडवर्बियल क्लॉज में आते हैं। और एडजेक्टिव वाले में दैट, हु, whom, whose, which, ये एडजेक्टिव वाले में आते हैं। जैसे वो सेंटेंस हमने बनाया था, दैट से शुरू हुआ था वो, आई सॉ ए नाइफ दैट इज मेड, सो वो दैट से शुरू हुआ था, तो दैट ये रहा यहां। तो ये जो है ये आपके एडजेक्टिव के लिए यूज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में। वही है कि इनके अलावा भी हो सकते हैं, पर आमतौर पे इनसे शुरू होते हैं एडजेक्टिव वाले क्लॉज। अब देखिए नाउन क्लॉज क्या होते हैं। 5 मिनट हमारे पास हैं। देखिए जो नाउन क्लॉज है वो नाउन का काम करता है, और नाउन आपको पता है कि नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा था उसने मुझे मारा, तो उसने इसमें सब्जेक्ट है, वह ये भी नाउन है, और मैं, मुझे मारा, मैं भी एक नाउन या प्रोनाउन हूं। तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो जब नाउन या प्रोनाउन की जगह पूरा क्लॉज आ जाए तो उसको हम नाउन क्लॉज बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार कहते हैं मुझे पता है तू क्या कहेगा। जैसे कोई कहे कि मुझे पता है कि तू क्या कहेगा, या मुझे पता है कि तूने क्या कहा, तो इसको अंग्रेजी में से लिखेंगे आई नो what you said। आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, और इसके बाद ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। और यहां देखिए आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जानता हूं, अंग्रेजी एक ऑब्जेक्ट हुआ। यहां पर अंग्रेजी की जगह ये इतने सारे शब्द आ गए, ये नाउन की जगह है, और इनमें एक वर्ब भी है और एक सब्जेक्ट भी है, इसलिए ये क्लॉज हुआ। और ये क्लॉज क्योंकि नाउन की जगह आया है, ऑब्जेक्ट की जगह आया है, तो इसलिए ये नाउन क्लॉज हुआ। इसी तरह से ये शुरू में भी आ सकता है इस तरह का क्लॉज, जैसे दैट यू आर हंग्री does not mean